पिछली वीडियो तक हम हरितगृह प्रभाव से संबंधित एक बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उससे पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने आर्द्रता से संबंधित बातों पर चर्चा की थी। आर्द्रता यानी वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा। ये जल वाष्प यानी आर्द्रता दो प्रकार की हमने देखी थी, एक निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरी सापेक्ष आर्द्रता। हमने ये भी देखा कि किस तरह आर्द्रता वातावरण में पहुंचती है और संवेदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ओस, पाला, कोहरा वर्षा में वापस धरातल पर आती है। तो जल वाष्प का ऊपर उठना और वापस धरातल पर आना यह जलीय चक्र कहलाता है। और आज हम जो बात करेंगे वो इसी जलीय चक्र के बारे में बात करेंगे। जलीय चक्र हमारी पृथ्वी पर प्रकृति के द्वारा प्रत्येक क्रिया को एक निश्चित प्रक्रिया से होकर गुजारा है। हर प्रक्रिया एक व्यवस्थित तरीके से संचालित होती है। प्रकृति के कार्यों में कहीं भी कोई मिस्टेक दिखाई नहीं देती। हर चीज उस तरीके से निर्मित की गई है जिससे पृथ्वी पर जीवन चक्र संचालित होता रहे। अर्थात प्रकृति का कार्य बड़ा ही व्यवस्थित कार्य है। प्रकृति ने जो निर्मित किया, जो बनाया, बड़ा ही सोच समझ कर निर्मित किया, बड़ा ही सोच समझ कर इसे बनाया। हर बात के पीछे कोई कारण दिखाई देता है, हर बात के पीछे कोई उद्देश्य दिखाई देता है। और उसी बातों में एक बात सामने भी दिखाई देती है, जलीय चक्र। प्रकृति के द्वारा जलीय चक्र का इस तरह निर्माण किया गया कि संपूर्ण जैव जगत संचालित हो सके। जिस तरह से जीवन चक्र चलता है, जन्म के बाद मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म होता है, उसी तरीके से जलीय चक्र भी संचालित होता है। जल उठता है और पुनः धरातल पर आकर गिरता है। तो ना तो जहां से उठा वहां कमी आती है और जहां गिरा है वहां पर भी सूखापन नहीं होता। हर तरफ बंटवारा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कहीं ये वितरण ज्यादा है तो कहीं ये वितरण कम है, लेकिन जलीय चक्र एक निर्मित हुआ। जीवन चक्र की भांति ही कि जो आया है वो जाएगा, उसी तरह से जलीय चक्र भी जल उठता है, गिरता है और पुनः वहीं जाकर समाहित हो जाता है जहां से वह उत्पन्न हुआ था। कैसे, जरा समझें। जलीय चक्र में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई जाती है वो सूर्य के द्वारा निभाई जाती है। सूर्य के प्रकाश के कारण सागरों में मौजूद जल वाष्प बनकर, जब सूर्य की किरणें नीचे आती हैं तो इसकी गर्मी के कारण यह जल वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर उठकर ये बादलों का रूप ले लेता है। बादल
बाद वायु क्षैतिज रूप से गति करती है। वायु की गति दो प्रकार से होती है, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। जब ऊर्ध्वाधर गति होती है तो वो संवहन की प्रक्रियाओं में शामिल हो जाता है। ये वाष्प बनकर ऊपर उठना, ये वायु की ऊर्ध्वाधर गति के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब वायु क्षैतिज रूप से संचालित होती है तो ये बादल गति करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। यहां पर संघनन की क्रिया होती है, यानी बादलों में मौजूद जो आर्द्रता है, जो नमी है, जो जल की बूंदें हैं, वो आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है और धरातल पर गिरती है। धरातल पर जब ये वर्षा होती है तो ये जल विभिन्न पर्वतों, वृक्षों, मानवीय बस्तियों, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की नदियों, तालाबों, छोटी नालियों से होता हुआ ये पुनः सागर में जाकर मिल जाता है। तो इस तरह से जलीय चक्र संचालित होता है। जहां से जल उठा सूर्य के द्वारा तापमान की अधिकता के कारण यह जल उठा, बादलों के रूप में परिवर्तित हुआ, हवाओं ने क्षैतिज रूप से गति की, बादल आगे बढ़े, संघनन की प्रक्रिया के कारण ये बादल बरस गए और विभिन्न प्रकार के पर्वतों, वृक्षों, मानवीय आवास, नदी, तालाब आदि से होते हुए ये पुनः जल कहां समाहित हो गया? ये जल में वापस सागरों में समाहित हो गया। तो ऐसा पूरा सिस्टम जो कहलाता है, ये जो पूरा चक्र कहलाता है, ये जलीय चक्र कहलाता है कि सागरों का जल विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरा और पुनः सागरों में जाकर समाहित हो गया। ऐसे चक्र को जलीय चक्र नाम दिया जाता है। इस जलीय चक्र के बनने की तीन प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, वाष्पीकरण। सबसे पहली प्रक्रिया है सूर्य के ताप के द्वारा सागरों का जल ऊपर उठता है और वाष्प का रूप ले लेता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया पहली प्रक्रिया, जिसमें सूर्य की गर्मी के कारण सागरों का जल वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उठेगा। उसके बाद वायु का संचरण होगा, यानी वायु की गति होगी। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। जब वायु की क्षैतिज रूप से गति होगी तो जो बादलों का निर्माण हुआ है, ये बादल आगे की तरफ बढ़ेंगे। और तीसरी अवस्था होती है वर्षण, यानी वर्षा। संघनन की क्रिया के माध्यम से बादलों में उपस्थित नमी, जो जल वाष्प है, ये धरातल पर आकर गिरती है और धरातल पर गिरने के बाद यह जल वाष्प यानी जल यानी नमी जो है वो वापस सागरों में समाहित हो जाती है। तो सागरों का जल पुनः सागरों में मिला, यही कहलाया जलीय चक्र। अब इस जलीय चक्र का महत्व क्या है? जलीय चक्र का सबसे बड़ा महत्व है जीवन का संचालन। अगर जलीय चक्र नहीं होता तो धरातल पर जल की अत्यंत कमी आ जाती और मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता, ये कहा जाता है कि मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन नहीं,
बड़ी आवश्यकता है पीने योग्य जल। मकान नहीं है मानव जीवित रह जाएगा, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है तो भी मानव जीवित रह सकता है, पेट भरने के लिए भोजन नहीं है तब भी मानव कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी के मानव कुछ समय में ही दम तोड़ देगा। यानी जल अत्यंत आवश्यक है मानव के विकास के लिए, और ये जल जो प्राप्त होता है वो जलीय चक्र के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि जलीय चक्र नहीं होता तो जीवन का संचालन धरातल पर संभव नहीं था। समस्त नदियां तालाब सूख चुके होते, धरातल पर सूखा होता, अकाल पड़ गया होता, टेम्परेचर में अधिकता हो जाती, तापमान बहुत अधिक होता, धरातल तप्त हो चुका होता और स्थितियां गंभीर हो जाती, स्थिति बद से बदतर हो सकती थी। तो जलीय चक्र एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमारी प्रकृति की। तो आज हमने जलीय चक्र से संबंधित बातों का अध्ययन किया। छोटा सा ही टॉपिक था जिसकी हमने चर्चा की। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए